नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही क्या बनाएं अब आप कल के लिए स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान है जो रहेंगे साथ, वो है HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। और हमारे साथ पूरी रिसर्च टीम है, उनसे भी करेंगे बातचीत। आशीष से जानेंगे आज बाजार का क्या रहा हाल। देवांशी हमें बताएंगे API होल्डिंग्स के थायरोकेयर को खरीदने से। कुशल बताएंगे पावर मेक में क्यों आया उछाल। पूजा से जानेंगे कैसे रहेंगे कल आने वाले IRCTC के नतीजे। और मानसी से सीमेंट सेक्टर पर क्या कहता है CLSA, ये समझेंगे। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी ने आज खुलते ही नया रिकॉर्ड छू लिया। निफ्टी ने इंट्राडे में 15,915 और सेंसेक्स ने 52,126 का नया लाइफ हाई भी बनाया। लेकिन रिकॉर्ड छूने के बाद बाजार पर मुनाफा वसूली हावी हो गई और दिन भर दबाव रहने के बाद बाजार गिरावट पर ही बंद हुए। निफ्टी रिकॉर्ड स्तर से 100 अंक फिसलकर 15,815 के नीचे बंद हुआ, तो सेंसेक्स में रिकॉर्ड स्तर से 391 अंकों की गिरावट आई और यह 52,750 के लेवल के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक 35,360 के नीचे आज सपाट बंद हुआ। FIIs और DIIs की तरफ से आज क्या संकेत मिले हैं, समझते हैं। आज हमने देखा FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1659 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 1277 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं पहले रिकॉर्ड लेवल छूने के बाद आई मुनाफा वसूली के पीछे क्या रहे बड़े कारण। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की शुरुआत धमाकेदार की और खुलते ही भारतीय बाजार पहुंचे नई ऊंचाइयों पर। जी हां, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने रिकॉर्ड हाईज बनाए। 15,915 ये था वो लेवल जो निफ्टी का अब ऐतिहासिक स्तर बन चुका हाईज के लिहाज से, और 53,100 के ऊपर सेंसेक्स निकलकर हाई बनाता हुआ दिखा। शुरुआती 15-20 मिनट बाजार में अच्छी मजबूती देखने को मिली और उसके बाद आई मुनाफा वसूली, और उस मुनाफा वसूली में बाजार थोड़े नीचे आते दिखे। दिन के दौरान एक बार फिर से रिकवरी आती दिखी, लेकिन आखिरी 1 घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और सीमित दायरे में बाजार कारोबार करते हुए बंद हुए। लेकिन फिर भी निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर 15,800 के ऊपर बंद हो पाया और बैंक निफ्टी एकदम सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती दिखी। तो आज रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिखा और बाजार सुस्त बंद होते नजर आए। और इस सुस्ती के पीछे वजह यह थी कि डाउ फ्यूचर्स भी भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त थोड़े सुस्ती में थे। यूरोप के बाजार हल्के फुल्के लाल निशान में थे, तो ग्लोबल मार्केट से कोई खास उत्साह दिखा नहीं और उसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ता हुआ दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लेकिन एक्शन भरपूर था और वो तेजी की तरफ, वहां पर अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी। हालांकि सरकारी बैंक आज काफ़ी मजबूत थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर IT शेयरों में थोड़ी जो प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी उससे इंडेक्स पर दबाव बनता हुआ दिखा। तो कई सारे सेक्टर्स मिला जुला कारोबार करते हुए नजर आए और ओवरऑल बाजारों में जो क्लोजिंग हुई वो बिल्कुल शांत होती हुई दिखी। न बहुत तेजी न बहुत मंदी, लेकिन ओवरऑल 15,800 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर बाजार का होल्ड कर पाना अभी तक कोई खास चिंता की बात है नहीं। और बैंक निफ्टी भी 35,500 के ऊपर खुला, टिक नहीं पाया, लेकिन फिर भी 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी के लिए भी सम्मानजनक है, संतोषजनक है। अभी तक चिंता की कोई खास बात नहीं। तो ओवरऑल भारतीय बाजारों के लिए एक ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन। सुबह सुबह मजबूत शुरुआत, लेकिन क्लोजिंग उतनी मजबूती के साथ नहीं, थोड़ी सुस्ती, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। अब बाजार पर कल के लिए खास स्ट्रैटेजी समझेंगे अनिल जी से थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आज बाजार में किन खास सेक्टर में एक्शन देखने को मिला जरा समझते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ। आशीष, जरा बताएं आज खबरों के दम पर कहां पर सबसे ज्यादा हलचल थी। देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई। हालांकि ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो निफ्टी करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 180 से 190 अंकों की गिरावट क्लोजिंग के समय देखने को मिली। और निफ्टी बैंक की बात की जाए तो बहुत ही मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। लेकिन हर बार की तरह जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो भरपूर है बाजार में। सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। सीक्वेंट साइंटिफिक पर खरीदारी की राय दी आपको कुणाल जी ने। दिन के दौरान 9% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में देखने को मिली।
नालको और वेदांता, ये दोनों स्टॉक जो है आपको बताए गए थे जी बिजनेस पर। अच्छा रुझान यहां पर देखने को मिला और ग्लेनमार्क पर खरीदारी की राय दी राकेश जी ने, अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इंडियन ओवरसीज बैंक, जेएनके बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो एक्शन दोबारा लौटते हुए नजर आया। एसएमएस लाइफ साइंसेज अच्छी खरीदारी का रुझान यहां पर देखने को मिला। लॉरस लैब्स ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया। जेबी केमिकल्स, ग्लेनमार्क के बारे में मैंने आपको बताया, यहां पर बढ़िया रुझान देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक्शन दोबारा लौटते हुए नजर आया। निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी देखने को मिली। नतीजों का इंपैक्ट नालको यहां पर देखिए 10% तक के मूव्स देखने को मिले। हिंडाल्को, टाटा स्टील में भी अगर आप देखें तो निचले स्तरों से काफी बढ़िया बाइंग आती हुई दिखी। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस पर नजर रखें, यहाँ पर लगातार जो है ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। गुजरात गैस में पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो काफी सारी रिपोर्ट्स आई। आज 4% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। आईजीएल पर भी रिपोर्ट्स का असर देखने को मिला। ऑयल इंडिया, चेन्नई पेट्रो में भी अगर आप देखें तो खरीदारी का रुझान रहा। इसके अलावा एक और खास तबका आज बाजार में फोकस में रहा, वो है टी एंड कॉफी स्टॉक्स। यहां पर भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया मोमेंटम रहा। सीसीएल प्रोडक्ट्स करीब 5% की तेजी देखने को मिली। टाटा कॉफी 3-3.5% के मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिले। हैरिसन मलयालम और टाटा कंज्यूमर में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। आईटी स्टॉक्स की बात की जाए तो थोड़ा सा एक्शन मिक्स था, क्योंकि जो दिग्गज स्टॉक है वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन मिड कैप आईटी स्टॉक्स के कुछ चुनिंदा नाम ऐसे हैं जहां पर अच्छा रुझान देखा गया। न्यूजेन सॉफ्टवेयर, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस और परसिस्टेंट सिस्टम, इन तीनों ही स्टॉक्स में बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। और अंत में एनबीएफसी स्टॉक्स देखें तो इन्होंने थोड़ा सा बाजार पे भी प्रेशर क्रिएट किया। चोला इन्वेस्टमेंट, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। शर्मा सर, आपके पास आ रहे हैं रिकॉर्ड ऊंचाई फिर मुनाफा वसूली, बाजार पर आपकी राय और साथ ही क्या रहेगी स्ट्रैटेजी कल के लिए, इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया भी बताइए। नमस्ते स्वाति जी, ये बाजार का जो रुख है उतार चढ़ाव का, ये मार्केट के लिए बहुत हेल्दी है। लेने वालों को भाव का समय देता है और बेचने वालों को ऊपर के भाव भी देता है, तो ये हर एक के लिए मार्केट अच्छा है। और जिस तरह से आपकी डॉक्टर बताएंगे, किसी की हार्ट की रेखा अगर एक सीधी लाइन हो मतलब पेशेंट तो जिंदा ही नहीं है। इस तरह के जो उतार चढ़ाव आते हैं वो दर्शाते हैं कि पेशेंट न सिर्फ जिंदा है बल्कि जिंदा दिल है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। वॉलेटिलिटी मार्केट का एक अभिरूप है और उसको आपको साथ लेके आपका सहायक है, उसका फ़ायदा उठाइए। तो एक दिन के ट्रेड के लिए सौदे जी हम चलते हैं टाटा एलेक्सी पे। ये स्टॉक आज करीब 1.5% अच्छा खुला और वहीं पे ही आसपास बंद हुआ है। तो 3834 की इसकी क्लोजिंग है, आप खरीद सकते हैं। 3790 3790 का स्टॉप लॉस रखें और 3940 का आप रख सकते हैं टारगेट। इसी के साथ एक पोजिशनल ट्रेड का भी जिक्र कर लें जो आपके एनालिस्ट ने भी जिक्र किया था, और वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स का, कॉफ़ी का एक स्टॉक। तो वो आज 5% ऊपर बंद हुआ, उन्होंने बताया भी। तो 360 रुपए पे ये स्टॉक लिया जा सकता है। 345 रुपये का स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 385। ये जो स्टॉक है ये आपके लिए करीब 5 या 6 दिन के लिए है। इसके बियॉन्ड कैरी फॉरवर्ड न करें, या तो स्टॉप लॉस पास होगा या टारगेट हो जाएगा, और अगर दोनों ही ना हो तो भी इससे निकल जाए। जी सर। ओके, शर्मा सर के 2 पिक तुरंत बता दें आपको। टाटा एलेक्सी इंट्राडे पिक उन्होंने सजेस्ट की है खरीदारी के लिए, और हफ्ते भर का नजरिया सीसीएल प्रोडक्ट्स में रखने की सलाह वीके शर्मा जी की तरफ से बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से। लेकिन इस बीच थायरोकेयर को लेकर बड़ी खबर, एपीआई होल्डिंग्स ने थायरोकेयर को खरीद लिया है। तो थायरोकेयर डील का सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, पूरी खबर अच्छे से समझते हैं हमारी सहयोगी देवांशी आशर से। बताइए देवांशी। थायरोकेयर के शेयर में आज करीब 10% तक की गिरावट देखने मिली थी। दरअसल जो वीकेंड के दरमियान डील होती हुई दिखी एपीआई होल्डिंग्स और थायरोकेयर के बीच में, इसी के चलते आज आपने ये रिएक्शन देखा है। अब ये जो डील थी वो डिस्काउंट पर होती हुई दिखी फ्राइडे की क्लोजिंग से, और इसी के चलते आज ये गिरावट आपको देखने मिली है। सबसे पहले अगर डील की बात करें तो एपीआई होल्डिंग्स जो कि फार्मेसी की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने थायरोकेयर के जो प्रमोटर्स हैं उनसे 66% हिस्सेदारी खरीदने के लिए डील किया है। इसके साथ ही क्योंकि मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं तो एक ओपन
ओपन ऑफर की भी घोषणा की है। 26% जो परसेंट की जो ओपन ऑफर है वो भी लाती हुई दिखेगी, लेकिन इन ऑल जो वैल्यूएशंस आते हुए दिखे वो 1300 रुपये प्रति शेयर पर आते हुए दिखे और ओपन ऑफर भी 1300 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया है, जो कि फ्राइडे के क्लोजिंग से करीब 10% के डिस्काउंट पर है। अब इसके साथ ही थायरोकेयर के सीएमडी मिस्टर वेलुमनी ने फार्म इजी में करीब 5% की हिस्सेदारी खरीदेंगे, 1500 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखेंगे। लेकिन अब जो दो सवाल आते हुए दिखे हैं, सबसे पहले जो डील होती हुई दिखी थी वो डिस्काउंट पर होती हुई दिखी थी फ्राइडे के क्लोजिंग से, और इसी के चलते आपको नेगेटिव रिएक्शंस दिखे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता हुआ दिखा कि जब ओपन ऑफर बंद हो जाएगा तो आने वाले समय में क्या थायरोकेयर लिस्टेड रहेगी या फिर डी लिस्ट हो जाएगी। तो इस अनसर्टेनिटी के चलते भी हमने देखा कि थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट स्टॉक पर आती हुई दिखी। लेकिन अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो ओवरऑल एनालिस्ट मानते हैं कि काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं, क्योंकि आप देखिए स्टॉक में काफ़ी रन अप आ चुका था पहले ही। अगर आप देखें शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भी 6% तक के गेंस थे, पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 10% से ज़्यादा के गेंस थे, और पिछले एक महीने में इस स्टॉक में करीब 50% तक के जो गेंस हैं वो ऑलरेडी आ चुके थे। और इसी के चलते ये जो वैल्यूएशंस आते हुए दिखे वो थोड़े से कम दिख रहे हैं, लेकिन इन ऑल 1300 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये डील होती हुई दिखी, और इसी के चलते आज थायरोकेयर में करीब 10% तक की गिरावट आपको देखने मिल रही है। और इस डील पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है थायरोकेयर के सीएमडी ए वेलुमनी से। आइए देखते हैं। आप रिटायर्ड होने वाले नहीं है, टायर्ड होने वाले नहीं है। नेक्स्ट मूव क्या होगा वेलुमनी सर का? कुछ तो करेंगे सर आप, कुछ अच्छा ही करेंगे, बड़ा ही करेंगे। ऐसे तो आप अगर पूरा डील जानते हैं तो इसमें लड़की दिया भी लड़की लिया भी। तो वो लोग मेरा कंपनी का शेयर खरीदा, मैं उनका कंपनी का शेयर खरीद चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं निकल रहा हूँ और जाके कहीं एफडी में डालकर सो जाना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है। मुझे तो रिस्क से इश्क है, और मुझे बड़ा रिस्क से, अगर आप सोचेंगे 1500 करोड़ रुपया में सिर्फ 5% मिल रहा है, फिर भी मुझे ऐसा लगा थायरोकेयर डायग्नोस्टिक्स बिजनेस में टॉप 4 में एक है। थायरोकेयर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में टॉप 4 में एक आनी चाहिए, तो हमें अपना व्हीकल बदलना होगा। तो क्या ये जो पूरी डील है ये आपके शेयर के बदले में आपको उनके शेयर मिलेंगे? ऑल कैश डील है, उसके बाद आप अलग से इन्वेस्ट करेंगे? स्ट्रक्चर किस तरह का है वो बताएं सर। ओपन ऑफर में सभी रिटेल इन्वेस्टर को थायरोकेयर का शेयर्स देना चाहता है तो दे सकता है, वो 1300 रुपया में। तो 4,500 करोड़ में सिर्फ 1,500 करोड़ एपीआई में जा रहा है, बाकी 3,000 करोड़ है जो मेरा परिवार वाले सब मिलकर डिसीजन लेंगे किधर इन्वेस्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक बात है, उनसे इन्वेस्ट उन पर इन्वेस्ट करो, उन कंपनियों पर इन्वेस्ट करो, उन एंटरप्रेन्योर्स पर इन्वेस्ट करो जो जॉब्स क्रिएट करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ आने वाले नतीजों पर बात कर लें। कल आईआरसीटीसी के नतीजे आने वाले हैं, अनुमान क्या कहता है? हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा है। पूजा बताइए, आईआरसीटीसी के नतीजों से क्या अनुमान जताए जा रहे हैं? जी, आईआरसीटीसी के नतीजे अगर सालाना आधार पर हम तुलना करेंगे तो नंबर्स कमजोर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन नहीं था, कोरोना नहीं था। तो अगर एक मजबूत बेस था पिछले साल, तो उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये तिमाही कमजोर नजर आएगी आपको। लेकिन अगर तिमाही आधार पर नतीजों को देखेंगे तो नतीजे काफी मजबूत है, और आईआरसीटीसी के रिजल्ट्स में इस बार रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर बिक्री की बात करें तो 64% की बढ़त का हमारा अनुमान है। एबिटा में करीब 88% की बढ़त देखने को मिल सकती है, और मार्जिन हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे 48% पर। वजह यह है कि टिकटिंग के जरिए जो आय हो रही है कंपनी की, उस पर काफी ज्यादा फोकस है, और वहां से अच्छी आय कंपनी जुटा रही है। तो इस वजह से मार्जिन जो है वो कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो अगर सालाना आधार पर देखेंगे तो नंबर्स कमजोर हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं आईआरसीटीसी के। शर्मा जी, आईआरसीटीसी पे कोई विशेष स्ट्रेटजी आपकी? मेरे लिमिटेशन यही रहता है कि जो कवरेज में नहीं होता उसके स्टॉक के ऊपर मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन ये जो समय है ये स्टॉक हर एक के पोर्टफोलियो में तो होना चाहिए कि अपने तरह का एक अलग स्टॉक है, और जब कभी भी इसका आगे चल के जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। पर फिलहाल इसको तकनीकी दृष्टि से लेके चलिए, और फिलहाल ये ठीक ही लगता है इस वक्त।
टेक्निकल हिसाब से भी लेने के लिए। ओके सर, चलिए अब सीमेंट सेक्टर पर बात करते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ में 9% की बढ़त के संकेत नजर आ रहे हैं और CLSA के इस पॉजिटिव रुख के पीछे क्या कारण है, जरा समझते हैं। मेरी सहयोगी मानसी से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सीमेंट क्षेत्र पर CLSA की एक बेहद ही दमदार पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है। पिछले दिनों हमने देखा है सीमेंट की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिली है, जो कि सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव साबित हुआ। साथ ही सीमेंट क्षेत्र से जुड़ी तमाम कंपनियों के नतीजे भी काफी अच्छे रहे हैं। अब ये जो CLSA की रिपोर्ट है, FY 21 से 24 तक सीमेंट क्षेत्र का कामकाजी मुनाफा सालाना 15% बढ़ने का अनुमान जता रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ में 9% और मुनाफे में 5% की बढ़त के संकेत हैं। FY 24 तक सीमेंट यूटिलाइजेशन 63% से 71% तक जाने का अनुमान लगाकर हम चल रहे हैं। सीमेंट की कीमतों में बढ़त से काफी हद तक फायदा मिला ही है। हाँ, एक कंसर्न है खर्चों में बढ़ोतरी, जिसका ट्रेंड FY 22 में भी जारी रहने का अनुमान है। सालाना आधार पर 4% की बढ़त की आशंका है। आपको बता दें, ट्रेड और नॉन ट्रेड सेगमेंट से सीमेंट की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन Q4 FY 21 की अगर बात करें, सीमेंट कीमतों में चौथी तिमाही में 10 से 40 रुपए प्रति बोरी तक की बढ़त देखने को मिली है। एक टेबल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें सीमेंट की औसत कीमत हम बता रहे हैं। ऑल इंडिया प्राइसेस 340 रुपए के आसपास प्रति बोरी यहां पर आंकी जा रही हैं। इन्हीं तमाम फैक्टर्स के चलते CLSA की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है, उसमें प्रेफर्ड स्टॉक्स डालमिया भारत, अल्ट्राटेक सीमेंट, रैमको सीमेंट, श्री सीमेंट और ACC, साथ ही अंबुजा, ये पाए गए हैं। ये तमाम इनके प्रेफर्ड स्टॉक पिक्स में शामिल हैं। सीमेंट सेक्टर के लिए आने वाले दिन भी काफी पॉजिटिव रह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। हमारे साथ हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। सर बताइए, अब कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां बताएंगे? स्वाति जी, आपका और सभी दर्शकों का इस सेगमेंट में विशेष स्वागत। दो ऑप्शन हैं और दोनों ही ऐसी कंपनी हैं जो अच्छे ग्रुप से संबंधित हैं। पहला तो टाटा पावर, टाटा ग्रुप से, और महिंद्रा ग्रुप से टेक महिंद्रा। तो यहाँ पे टाटा पावर में मैं कहना चाहूँगा कि 125 की कॉल आप ले सकते हैं। 5 रुपये 40 पैसे भी ये कॉल बंद हुई है। स्टॉप लॉस रखें 4 रुपये का, टारगेट आपका रहेगा 7.5 रुपये। टेक महिंद्रा दूसरी तरफ, वहाँ पे मैं सलाह ये दे रहा हूँ कि जुलाई की 1100 की कॉल आप ले सकते हैं 29 रुपये पे। स्टॉप लॉस रखें 22 रुपये का और टारगेट आपका रहेगा 40 रुपये का। ये कहने वाली बात नहीं है, रिपीट करने के लिए, कि वापस आप हमेशा स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए, जिससे कि आपका लॉस कभी भी नहीं हो। जो एक बार प्रॉफिट में आ जाए वो लॉस होना बिल्कुल गलत है। ये जो भी कॉल्स, जो ऑप्शंस के जरिए मैं समझा रहा हूँ, ये मेयरली एक टेक्निकल ऑप्शन कॉल है और ये इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। हालांकि अपने जो स्टॉक्स हैं खुद अपने आप में इन्वेस्टमेंट के लिए कायदे से इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है। रिकमेंडेशन प्योरली डेरिवेटिव्स का और टेक्निकल बेसिस पे है। धन्यवाद। आइए अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या विशेष स्ट्रैटेजी रहे और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन अमेरिकी बाजारों के मजबूती भरे रहे और उससे बाजारों में जोश आता दिखा। तो थोड़ी सुस्ती वाले फ्यूचर्स से संकेत जो आते दिख रहे थे, 35-40 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे। तो देखना होगा अमेरिकी बाजारों में किस तरह का रुझान रहता है। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए धीमे धीमे रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 15,700, 15,775, ये 75 पॉइंट की रेंज कल मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 15,900, 15,925 के आसपास हल्की रुकावट है, उसे पार करके निकलेंगे तो फिर 16,000 की तरफ बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,800, 35,000 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 34,450, 34,650, ये 200 पॉइंट की रेंज रुकावट के लिहाज से आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो दोनों तरफ ट्रेड होने की आप उम्मीद रखकर चल सकते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के साथ एकदम कमजोर शुरुआत हो, गैप डाउन ओपनिंग हो, तो तुरंत खरीदारी आती दिखेगी और गैप अप ओपनिंग पर प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद बाजार सीमित दायरे में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का जहां तक सवाल है, वहां पर एक्शन भरपूर तेजी का अब भी रहने की उम्मीद है। नतीजों के लिहाज से भले दिग्गज कंपनियों के नतीजे ज्यादा ना बचे हो, लेकिन जो मार्च क्वार्टर है उसमें कैश मार्केट की ढेर सारी कंपनियां ऐसी जिनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं और उन रिजल्ट्स पर आप बाजार में एक्शन भरपूर आगे भी होते हुए देखेंगे और इसी पर आपको फोकस करना है। तो एक्शन भरा दिन कल भी आपके लिए जरूर रहेगा।
आइए शो में देखते हैं कल का ऑप्शन। किरणजादव.com के सीईओ आशीष केलकर है हमारे साथ। आशीष जी, बहुत स्वागत है शो में। कल के लिए कहां पर बताएंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी? वेरी गुड इवनिंग। कल के लिए मैं मानता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 90 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी, जिसका आज का क्लोजिंग करीबन 4 रुपए के आसपास का है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3 रुपया 20 पैसे का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 5 रुपया 50 पैसे का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 6 रुपया 50 पैसे का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 90 रुपए का कॉल खरीदारी करने की ऑप्शन रहेगी। कन्विक्शन वाला कॉल है, इसलिए मैं एक ही कॉल देना चाहूंगा आज। जी बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए बताई। शर्मा जी, आपके पास आ रहे हैं शो के अंत में और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपकी जानना चाहेंगे। जी, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में मेरा भी एक मजबूत स्टॉक है, स्टील का स्टॉक है, और वो है JSW स्टील। मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? स्वाति जी, पहली बात तो ये है कि हम कमोडिटी साइकिल को अगर देखें तो जो कमोडिटी इंडेक्स है जिसकी पीक बनी थी जुलाई 2008 के अंदर, वो दिसंबर 2020 में, यानी कि 12 साल के थोड़ा ऊपर, वो स्टॉक अभी, वो इंडेक्स अभी अपना डाउन ट्रेंड तोड़ के ऊपर निकला है। तो जो एक मंदी 12 साल की थी वो अब तेजी के रूप में परिवर्तित हो रही है, और उसके अंदर भी करेक्शन आ रहा है। प्रॉफिट अच्छा हुआ, करेक्शन भी आया। तो इसलिए ये जो तेजी है ये 1-2 महीने की नहीं है, कई सालों की है। तो उस दृष्टि से आप इसमें बैठेंगे तो मेरा रिकमेंडेशन 6 से 9 महीने का ही है, लेकिन आप जी न्यूज़ पे बात करके, जी बिजनेस में बात करके और फर्दर अपना इंक्वायरी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ सेक्टर में। दूसरा, ये भारत का दूसरे नंबर का बड़ा प्लांट है, यहाँ पे है, फिर विजयनगर मुंबई के पास है, विजयनगर जो कर्नाटक में है, और फिर सेलम। इस 18 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी वाला ये सब नंबर 2 का प्लांट, ये आगे भी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। तो ये कैपेक्स लगातार हो रहा है, लेकिन कंपनी अपने डेट को घटा रही है। बड़ी अच्छी बात है कि आप कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं और डेट भी कम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 400 करीब 695 रुपए के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। तो 804 रुपए का टारगेट, 660 रुपए तक भी आप इसको नीचे ले सकते हैं। अगर नीचे गिरता है तो एवरेज करें, बेधड़क होके लीजिए, और आपको ये जो टारगेट है ये एवरेज किया तो करीब 19%, और भाव टू अगर यहीं से अगर टारगेट होता है तो आपको करीब 16% जैसे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो स्टील स्टॉक हमेशा रखने लायक नहीं है, लेकिन कमोडिटी स्टॉक को समय समय पर पूछ लेना चाहिए एक बार जी न्यूज़ को, जी बिजनेस को फोन करके। धन्यवाद। JSW स्टील में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह VK शर्मा जी की। बहुत शुक्रिया सर, आप शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च पहुंचाने के लिए। शो में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।